नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बंगाल में भाजपा को मिलेगी 200 से अधिक सीटें, ये बातें कही है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। राज्य एजेंसियां केंद्रीय योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती। बंगाल में कानून व्यवस्था सोचनीय, केंद्र सरकार द्वारा आवंटित राशि खर्च नहीं कर पा रही है राज्य सरकार। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और उत्तर बंगाल के भाजपा प्रभारी प्रहलाद सिंह पटेल ने बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी में राज्य की टीएमसी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिलीगुड़ी में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा कि राज्य की विभिन्न एजेंसियां केंद्र की योजनाओं पर काम नहीं करना चाहती। हावड़ा का बेलूर मठ इसका जीता जागता उदाहरण है। साथ ही उन्होंने राज्य में तृणमूल सरकार का जनाधार लगातार कम होने का दावा करते हुए अगले साल विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में भाजपा को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी। राज्य की कानून व्यवस्था के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा एवं हत्या की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, अतीत में जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये चुनाव शांतिपूर्ण रहे, देश भर के लोगों ने इसे देखा। हालांकि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय वाहिनी की तैनाती के बारे में चुनाव आयोग विचार करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि पूरे राज्य में पर्यटन क्षेत्र का सार्वत्रिक विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा राशि आवंटित किए जाने के बावजूद राज्य सरकार से उसे खर्च नहीं कर पा रही है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा जर्नलिस्ट का मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी में स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार मुझे आपसे अपनी बात करने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी दी है और आज तीसरा दिन है जहां लगातार मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर आया हूं। उत्तर बंगाल पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए बड़ा धनाढ्य क्षेत्र है। उसके दोनों तरफ 2 देशों की सीमाएं लगती हैं और इसलिए चुनौतियां हमेशा से वो बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही। ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक, उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, इसलिए उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं दिखा।
मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे तीन सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे, तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। और उसने फ्रंट इलेक्ट्रॉनिक और कैमरा जर्नलिस्ट का मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी में स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पहली बार मुझे आपसे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी दी है और आज तीसरा दिन है जहां लगातार मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में घूमकर आया हूं। उत्तर बंगाल पूरी तरह से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए बड़ा धनाढ्य क्षेत्र है। उसके दोनों तरफ 2 देशों की सीमाएं लगती हैं और इसलिए चुनौतियां हमेशा से वो बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार में रही। ऐसा लगता है जैसे उसने उत्तर बंगाल को सजा दी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही लंबे समय तक, उसने तो लगता है कि शत्रुता का ही व्यवहार किया। और जब तृणमूल की सरकार आई तब लोगों को कुछ आस रही होगी, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने के बाद जो निष्कर्ष पर पहुंचे हैं लोग कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, उसने उत्तर बंगाल के लोगों ने लोकसभा में 8 में से 7 सीटें देकर अपना मानस स्पष्ट कर दिया कि अब विकल्प के रूप में वह भारतीय जनता पार्टी चाहती है। विधानसभा के चुनाव निकट है। तकलीफ होती है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था दिखती नहीं। केंद्र राज्य संबंधों की जो आत्मीयता होनी चाहिए वो तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि सांसद निधि हर संसद सदस्य का विशेषाधिकार है। वो यहाँ कर आकर पड़ी रहती है, उसका उपयोग यहाँ पर होता नहीं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के मार्ग मैंने रास्ते में देखे, एक जगह पर भी मुझे साइन बोर्ड नहीं लिखा। मैं त्रिपुरा में भी चुनाव प्रचार में गया था, वहाँ मैंने ये परिस्थिति देखी थी जब कम्युनिस्ट सरकार थी। आज मैं वही पश्चिम बंगाल की धरती पर देख रहा हूँ। अभी एक कार्यकर्ता की भी पैलेट गन से हत्या की पुलिस ने। हमारे 3 सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में आप सब सिलीगुड़ी वासियों की आंखों के सामने जिस प्रकार से ये अत्याचार हुआ है, हत्या हुई है, आज मैं उस परिवार से मिला
और उस परिवार से मिलने के पहले भी मेरी मनस्थिति ये थी, लेकिन और दृढ़ हुई है कि अन्याय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साहस को कम नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ता उलेन राय के पिता की जो बात सुनी मैंने, एक ही वो कमाने वाले उनके पुत्र थे, उसके बाद भी वो उसी निष्ठा के साथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी दृढ़ता प्रकट कर रहे थे। इकलौता बेटा जाने के बाद दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन ये मिसाल है और ये ममता बनर्जी और उनकी सरकार को जवाब है कि आप किसी नौजवान बेटे को मार दोगे, तब भी उसकी पत्नी और उसके पिता विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यही पार्टी की ताकत है। और उसने, लेकिन ऐसा अन्याय मैंने देश के कम क्षेत्रों में देखा है और इसलिए मैं नॉर्थ बंगाल की जनता से यही प्रार्थना करूंगा कि आपने तो अपना फैसला सुना दिया। आने वाले 4 माह के बाद जब चुनाव होंगे तो हमें आपका आशीर्वाद भी चाहिए, हमें आपका सहयोग भी चाहिए और हमें आपका वोट भी चाहिए। अन्याय का प्रतिकार करते करते हम विजय के मार्ग की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं, ऐसा मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर मैं स्पष्ट जीत देखता हूं कि भाजपा 200 पार। मुझे इस समय पे भाजपा कार्यकर्ता उलेन रॉय के परिवार वालों से मिले केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। कहा, भाजपा उनको न्याय दिलाकर रहेगी। 7 दिसंबर को उत्तरकन्या अभियान के दौरान मारे गए भाजपा समर्थक उलेन रॉय के परिवार वालों से आज गुरुवार सुबह केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मुलाकात की। सर्वप्रथम वे उनके घर पहुंचे, उन्होंने उनकी फोटो पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद परिवार वालों से 30 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही टीएमसी की नजर में उलेन रॉय शराबी थे, लेकिन हमारी दृष्टि में वह एक शहीद है। दरअसल उन्होंने खगेश्वर रॉय के बयानों पर हमला बोला। परिवार वालों से बात करने के दौरान परिवार वालों ने उनसे न्याय की मांग की और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि भाजपा न्याय दिलाकर रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। जी बंद करना चाहिए। आप लोग भी थे वहाँ, जनता देख रही थी, इसलिए ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता। टीएमसी को जवाब देने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये सार्वजनिक स्थानों की घटनाएं हैं, इसलिए इस पर डिबेट नहीं हो सकती। उनकी नज़र में हो सकते हैं, हमारी नज़र में वो शहीद हैं और बहादुर कार्यकर्ता हैं और जब समय आएगा तो उनसे पूछेंगे कि वो क्या है। क्रिसमस से दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवा दोबारा होगी बहाल। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे 25 दिसंबर से फिर से शुरू करेगा टॉय ट्रेन जॉय राइड सेवा। पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बने दार्जिलिंग हिमालयन रेल की टॉय ट्रेन सेवा क्रिसमस के मौके पर दोबारा शुरू होगी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए मार्च महीने से ठप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे डीएचआर के तहत चलने वाली टॉय ट्रेन 25 दिसंबर यानी कल से फिर से सुचारू कर दी जाएगी। इस तरह से कहे तो पर्यटकों को क्रिसमस का तोहफा मिला है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शुभन चंद ने बताया कि वर्तमान में 3 जोड़ा जॉय राइड ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के महामारी के दौर में टॉय ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी थी। बुधवार को जिला प्रशासन से अनुमति मिल गई। 25 दिसंबर यानी कल से टॉय ट्रेन की सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले दार्जिलिंग घूम दार्जिलिंग जॉय राइड सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से इस सेवा की शुरुआत की जाएगी और इसके तहत दार्जिलिंग एवं घूम स्टेशनों के बीच रोज 3 ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी दार्जिलिंग एवं घूम के बीच इन ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि बाद में यात्रियों की मांग के आधार पर सेवाओं की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की 88 किलोमीटर की पूर्ण सेवा बहाल करने के बारे में राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति मिलने के बाद विचार किया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद टॉय ट्रेन सेवा को रोक दी गई थी, जो कल यानी 25 दिसंबर से फिर से सुचारू कर दी जाएगी। উত্তরবঙ্গের লোকদের জন্য আর পর্যটকদের জন্য খুবই আনন্দের বিষয় যে আমরা সুদীর্ঘ 9 মাস পরে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সার্ভিস আবার শুরু করছি। কোভিডের জন্য এই সার্ভিস মার্চ মাসের থেকে বন্ধ ছিল। এখন স্টেট গভর্নমেন্টের
পারমিশন পাওয়ার পরে আমরা এই সার্ভিসটা আবার শুরু করছি। আপাতত 3টা সার্ভিস শুরু করা হচ্ছে জয় রাইডের, যেটা দার্জিলিং থেকে ঘুম অবধি চলবে। পরবর্তী সার্ভিসগুলো আর শিলিগুড়ি আর দার্জিলিংয়ের মধ্যে সার্ভিস অ্যাজ পার সিচুয়েশন আমরা দেখে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেব। এখন আপাতত এই 3টা সার্ভিস দার্জিলিং আর ঘুমের মধ্যে স্টার্ট হচ্ছে 25 ডিসেম্বর থেকে। এই সার্ভিসগুলোতে পর্যটকদের এবং যাত্রীদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে যেগুলো কোভিড প্রোটোকল স্টেট গভর্নমেন্টের দ্বারা বলা হয়েছে সেগুলো যাতে সম্পূর্ণরূপে পালন করে, যেমন কি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে, মাস্ক পরিধান করতে লাগবে, আর অন্যান্য যাবতীয় যেগুলো বিধি নির্দেশ স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে সেগুলো পালন করতে হবে। আমরা আশা করছি সব কিছু ঠিক চললে আমরা অতি শীঘ্রই আরও সার্ভিস দার্জিলিং হিমালয় रेलवे शुरू करते। लाखों रुपयों की अवैध सुपारी के साथ एनजेपी थाने की पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एनजेपी थाने की पुलिस ने सादी पोशाक में अभियान चलाकर करीब 18 टन सुपारी जब्त किया। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियान बुधवार शाम को फुलबारी में चलाया था। वहां से 18 टन अवैध सुपारी जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 87 लाख रुपए बताए जा रहे। सुपारी एक ट्रक में रखा गया था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर इक्यात खान को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को इस आरोपी को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुपारी को बनारस ले जाने की योजना बनाई गई थी। पक्षियों को बचाने के लिए आगे आई गैर सरकारी संस्था सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में पक्षियों के खाने के लिए लगाए गए पात्र। पक्षी पर्यावरण के अभिन्न अंग है, इसके बिना पर्यावरण का रक्षा संभव नहीं है। यही कारण है कि सिलीगुड़ी के एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा पक्षियों के लिए इस्कॉन मंदिर में खाने के पात्र लगाए गए हैं, साथ ही पीने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। दरअसल इस्कॉन मंदिर में हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर यह व्यवस्था गैर सरकारी संस्था की तरफ से की गई है। इस्कॉन मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी रामकृष्ण दास ने गैर सरकारी संस्था के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि पक्षियों के लिए ऐसी व्यवस्था करना काफी सराहनीय काम है। पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है और इनको रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। अच्छी बात है कि गैर सरकारी संस्था के द्वारा इस मंदिर के प्रांगण में पात्र लगाए गए हैं, जिससे पक्षियों को खाना और पानी मिलता रहेगा। सामने यही है। ढोलटा दो দেওয়া যায় আমাদের কত 800 8 আচ্ছা পেমেন্ট। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एसआईटी शाखा के द्वारा नए एटीएम का किया गया उद्घाटन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय सिलीगुड़ी के अधिकार क्षेत्र के तहत एसआईटी शाखा के द्वारा आज हिल फ्यूल पंप सालबारी में एटीएम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में तराई ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत अग्रवाल और क्षेत्रीय प्रमुख संजीव कुमार की उपस्थिति रही थी। निकालिए 10 रुपया सर, मैक्सिमम कितना निकलता है सर? 25,000। हाँ निकालिए, 25 कम निकालिएगा सर। केवल इन्हीं में क्या होगा? अच्छा वहाँ व्यवस्था है, मुझे लगा टच स्क्रीन होगा सर। अमाउंट डालना है पहले 500 फिर 5 खुदा नहीं लेगा। हाँ करेक्ट। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।
Yo, what's up, homes? It's your boy V10 in the house. एउटा मेसेज छ सबजनालाई, म आउँदैछु यही 31 डिसेम्बर मिरिक दार्जिलिङमा मिरिक टाउन ब्रदर्ससँग। त्यहाँनिर हाम्रो सो छ गाइज, सबजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु विथ मिरिक टाउन ब्रदर्स। सो सी यू देयर गाइज। एकदम वार हान्नुपर्छ। डिसेम्बर 31 न्यू इयर इभ 2021। Yeah. Awaited moment is over. Good news for all the hip hop lovers. Celebrate your new year with Samir Gising aka B10. Venue Ellie Ground Mirik. Date 31st December 2020. For more details, contact 7980269602. समय के साथ ही जरूरी बदलाव। प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं। सफाई बिल्कुल आसान। मौसम जो भी हो, पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान। बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खेत में मिला तृणमूल कर्मी का शव, आरोप भाजपा पर, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य में राजनीतिक हिंसा तेज होती जा रही है। इस बीच बृहस्पतिवार सुबह पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के तूफानगंज में खेत से एक तृणमूल कर्मी का शव बरामद किया गया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने आज सुबह तूफानगंज 2 नंबर ब्लॉक के रामपुर जालधोया इलाके में खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचित किया। बताया जाता है कि मृतक के शरीर पर चाकू के आघात के निशान पाए गए हैं। साथ में उसके मुंह भाजपा के पताके से ढका था। मृतक की शिनाख्त खालिक मियां के रूप में की गई है। वह इलाके में TMC कर्मी के रूप में जाना जाता था। हत्या के पीछे भाजपा का हाथ होने की बात कही जा रही है। इधर खेत में शव मिलने की खबर मिलते ही बक्सेरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। कूचबिहार के ASP ए कानन ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह रामपुर इलाके में खेत से एक शव बरामद किया गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। আপনার কোন পার্টি করতো? কারা মারছে আপনার মনে হচ্ছে?
বিজেপি মারছে, কার মারছে? বিজেপি সারা মারছে। কি হয়েছে? এখানটা মার্ডার করছে। কারা করেছে মার্ডারটা? বিজেপির লোক। কখন হয়েছে মার্ডারটা? মার্ডারটা কখন হয়েছে আমরা সকালবেলা শুনতে পারলাম, রাত্রেই যত সম্ভব হয়েছে মার্ডার। এখন আপনারা কি যাচ্ছেন? এখন আমরা সঠিক বিচার চাচ্ছি, যে বিজেপির যারা মার্ডার করছে তাদেরকে গ্রেপ্তার চাইতেছি। নাম কি যে মার্ডার হয়েছে? তার নাম হলো খালেক মিয়া, বাড়ি শিঙিমারি, বুথ নাম 58 না। এখানে বিজেপি দু একটা মিটিং মিছিল পুলিশের পারমিশন নিয়ে করতেছিল। কালকে রাত্রিবেলায় চিরঞ্জিত সরকারের বাড়িতে একটা মিটিং হয়েছে। সেই মিটিংয়ে নাকি এই আমাদের যে খালেক মিয়া, আমাদের তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী এবং বুথ কমিটির সদস্য, তার বাড়িতে 4 জন গেছিল। তার ছেলের যা স্টেটমেন্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এখানে তপন দাস, চিরঞ্জিত সরকার, পরিতোষ সূত্রধর সহ এই লোকগুলো ওই বাড়িতে গিয়েছিল। যাওয়ার পরেই বলছে যে মিটিং আছে, এটা ভয় টয় দেখায় রেখে আসছে। এটা ওই মা যে ছেলে যে মারা গেছে তার বউটা একটু বয়স্ক, সে বুঝতে পারে নাই। তারপরে এই ঘটনা ঘটছে। এটা হচ্ছে যে বিজেপি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের লোক যেন রাত্রেবেলায় না বেরোতে পারে, সেই জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই খুনটা করেছে। দিন যাবত টিএমসি করতো, তার ফলস্বরূপ এটাই মিলেছে। এ ব্যাপারে আপনার কি বলা হয়? বিজেপির লোক, যেহেতু এই লোকটা আমাদের সব প্রতিদিন পার্টি অফিসে যায়, পার্টি অফিস থেকে আসে, সেই হিসাবে এই বিজেপির কর্মীরা এই কাজটা করেছে। কারণ মেন কথা হচ্ছে রামপুরে যেহেতু এদের মাটির তলায় কোনো মানুষের কোনো আস্থা নাই, মানুষ যেহেতু এদের সাপোর্ট দিচ্ছে না, তাই একটা ভয় ভীতির পরিবেশ তৈরি করে। रायगंज शहर के प्रत्येक निवासी को जल्द मिलेगा पेयजल। नगरपालिका के द्वारा घर घर पाइप पहुंचाने का काम जारी। चेयरमैन अरिंदम सरकार ने दी जानकारी। रायगंज के सभी 26 वार्डों में जल्द ही पेयजल मिलना शुरू हो जाएगा। रायगंज नगरपालिका के वाइस चेयरमैन अरिंदम सरकार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है और पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का काम अभी शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश जल्द से जल्द सभी 26 वार्डों में लोगों को प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि 2017 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से रायगंज नगरपालिका में तृणमूल कांग्रेस का बोर्ड गठन हुआ था और इसके बाद से रायगंज में विकास कार्यों को गति दिया जा रहा है। शहर को सजाने संवारने के साथ लाइट लगाने से लेकर ड्रेनेज और रस्तों का निर्माण किया गया है। हमारी कोशिश प्रत्येक घर में जल्द से जल्द पेयजल पहुंचाने की है। उम्मीद है कि जल्द ही काम पूरा किया जाएगा। नाम विश्वजीत कुंडू। হ্যাঁ, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, আমি একজন সাধারণ মানুষ, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার মধ্যে আমি বসবাস করতেছি। তো এর আগেও আপনার হচ্ছে এই পাইপলাইনের কাজ শুভারম্ভ হয়েছিল। তো এখন যা পরিস্থিতি, যেহেতু আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সব কিছুই পেয়েছি, এটাও আমাদের আশা আছে যে কিছুদিনের মধ্যেই যা কাজের গতি দেখতেছি, এই কাজটা খুব তাড়াতাড়ি মনে হয় শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খোঁড়াখুড়ি চলছে, এই জন্যই যে চালুর একটা ব্যবস্থা রাখছে। এতদিন যেহেতু আপনার হচ্ছে কাজটা বন্ধ ছিল, কাজের গতিটা ছিল না বলেই কাজটা বন্ধ রাখছিল, কোনো কিছু সমস্যা ছিল না। জল তো আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি, জল তো এখনো কোনো বাড়িতে এখনো পর্যন্ত চালু করেনি। রিসেন্ট মনে হয় যা কাজের গতি দেখতেছি চালু হয়ে যাবে। না পাওয়াতে কি অসুবিধা হতো? এখন ঘটনা হচ্ছে ওই দিকটা তো আমি বলতে পারছি না, যেহেতু আমি সাধারণ মানুষ। হ্যাঁ, তো এখন কি অসুবিধা ছিল সেটা আমি বলতে পারছি না। তো এখন চালু হলে কি সুবিধা হবে? চালু হলে মানুষ অনেক উপকৃত হবে। এই যে আপনার হচ্ছে একটা বাড়িতে হচ্ছে বৈদ্যুতিক লাইন বাজবে। युवा कांग्रेस ने कृषि अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। धान खरीद प्रक्रिया में दलाल चक्र को दूर करने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को कालियागंज ब्लॉक युवा कांग्रेस की ओर से कालियागंज में किसान मंडी में स्थित ब्लॉक कृषि अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले ब्लॉक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गिरधारी परमानिक के नेतृत्व में कांग्रेस समर्थकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बाद में संगठन की ओर से एक प्रतिनिधि दल ने अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक कृषि अधिकारी गोपाल चंद्र घोष को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर कृषि अधिकारी के कार्यालय में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो भविष्य में वे लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। এডিএ সাহেবের কাছে আমাদের ডেপুটেশন, সেখানে 5 দফা ডেপুটেশন। আমরা দেখছি এডিএ অফিসে বিশেষ করে যে কৃষকদের ধান ক্রয় হয় সেইখানে ধান নেওয়ার নামে ধলতা চলছে, ওজনে কারচুপি চলছে, কৃষকদের নানানভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এবং এডি অফিস থেকে যে কৃষি সরঞ্জাম দেওয়া হয় তা দালাল চক্রের মাধ্যমে না আসলে এখানে সাধারণত কৃষকেরা সেই সরঞ্জামগুলো পায় না। এভাবে বিভিন্ন অভিযোগটাই আমাদের
সামনে আসে, তার জন্যই আজকে আমাদের এডি অফিসে ডেপুটেশন। আজকে আমাদের বিশেষ করে 5 দফা ডেপুটেশন। ধান ক্রয় করার ক্ষেত্রে ধলতা নেওয়া চলবে না এবং কৃষকদের কোনো রকম হয়রানি করা চলবে না। ধান ক্রয় কেন্দ্রে অবিলম্বে দালাল মুক্ত করতে হবে। কৃষক বন্ধু প্রকল্পের টাকা সময় মতো এবং সমস্ত কৃষককে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনাদের দাবি না মানা হলে কি করবেন? আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এই কিষাণ মান্ডিতে এর আগেও এরকম ধান ক্রয়ের একটা ধলতা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ কিষাণ মান্ডিতে রয়েছে, তো তাহলে কি এখানে কারো গাফিলতি মনে হচ্ছে? কি মনে হয়? না, আমাদের তো গাফিলতি মনেই হচ্ছে। আধিকারিকের সামনে এইরকম অনিয়ম বেনিয়ম চলছে, সেখানে আধিকারিক দেখবেন না, তার ফলে আমাদের আজকে রাস্তায় নামতে হচ্ছে। আমরা আধিকারিকদের কাছে এসে সেই ডেপুটেশন দিতে বাধ্য হচ্ছি। কার ব্যর্থতা মনে করছেন আপনি? এখন মার্কেটিং রেগুলেটর সিস্টেমে কোথাও গাফলতি আছে। এডিএ সাহেব আছেন, এখানে আরও আধিকারিক আছেন, তারা যেগুলো বিশেষ করে কৃষকের ধান ক্রয় করেন তাদের আধিকারিক, তাদের সামনেই গাফলতি হচ্ছে। हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत। अलीपुरद्वार जिले के फालागट्टा में हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त काचालू बर्मन के रूप में की गई है। वे फालागट्टा के छोटा सालकुमार अंचल के बिरसा विद्या भवन हाई स्कूल इलाके के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात करीब 5 से 6 बजे हाथियों का एक दल खैरबाड़ी जंगल से निकलकर गांव की ओर घुस गया और जमकर उत्पात मचाने लगा। रात करीब 1 बजे हाथियों का झुंड अचानक काचालू बर्मन के घर पर हमला कर दिया। घर पर हाथी के हमले को देखते हुए वहां घर से निकलकर भागने का प्रयास कर रहा था, तभी हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बृहस्पतिवार सुबह घर के पास जंगल से उसका शव बरामद किया गया। इधर खबर मिलते ही मादरेहाट व खैरबाड़ी बीट के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की तहकीकात शुरू कर दी। यात्रियों से लदी मिनी बस पलटी, 1 की मौत, 30 घायल। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बृहस्पतिवार सुबह यात्रियों से लदी एक मिनी बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 30 यात्री घायल हो गए। मालदा के पुकुरिया थाना अंतर्गत मिर्जापुर काजी रोड इलाके में आज सुबह इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद पुकुरिया मालदा राज्य सड़क पर कुछ देर तक यातायात ठप रहा। मृतक की शिनाख्त पंकज दास के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार आज सुबह पुकुरिया थाना के पुरानपुर से यात्रियों से लदी एक मिनी बस मालदा की पिरानपीर दरगाह जा रही थी। इस दौरान मिर्जापुर काजी रोड इलाके में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दी। घायलों को अड़ाईडंगा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घायलों में कुछ यात्रियों की हालत गंभीर होने की बात बताई जा रही है, जिन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इधर हादसे की खबर मिलते ही पुकुरिया थाने के ओसी गौतम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई। ম্যাক্সিতে বড় ম্যাক্সি ছিল। কোথা থেকে যাচ্ছিল? সেটা কোরআনপুর থেকে মালদাপুরটি থেকে যাচ্ছিল। অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে। কোথায় হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? অ্যাক্সিডেন্টটা আমরা বলি কাজী রোড, মির্জাপুর থেকে একটু আগিয়ে আড়াডাঙ্গার মিডিল পয়েন্টে পুকুরিয়া মোড় এবং আড়াডাঙ্গার মিডিল পয়েন্টে কাজী রোড বলে জায়গাটা, সেখানেই হয়েছে। না, এমনিতে কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগেনি, এমনিতে নিজে নিজে হয়েছে। এমনি গর্ত তো পড়ে গেছে? হাতে উল্টায়নি, গাড়িটা এমনিভাবে হয়েছে যে গাড়ির চাকা দুটো উপরে আছে এবং গাড়িটা নিচে হয়েছে। কটার সময় ঘটেছে ঘটনাটা? ঘটনাটা এই এখন ধরে নেন কি ঘটনাটা বলে দিকে 10:30 সোয়া 10টা নাগাদ। কতজন আহত হয়েছে? এমন 30 জনের মতন আহত আছে, 30-35 জন। কেউ কি মারা গেছে? বা 40 জনও হতে পারে, তার মধ্যে একজন অলরেডি স্পট ডেড হয়ে গেছে। কি নাম তার জানা গেছে? নামটা এখন অবধি এমনি কি ভদু ভদু বলছে না কি বলছে, মালদা মোটামুটি এখন অবধি ধরলেন কি 5-7 থেকে 10 জনকে মালদা রেফার করা হয়েছে। বাকিজন এখানে যথেষ্ট পরিষেবা দিচ্ছে, স্থানীয় মানুষরাও পরিষেবা দিচ্ছে, সহযোগিতা করছে আমাদের, এবং ডাক্তারবাবুদের তো জবাব নাই, সিস্টাররা, সমস্ত যত হসপিটাল স্টাফ সবাই যথেষ্টভাবে সহযোগিতা করছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে শেখ নিজামুদ্দিন। ওরা পিরানপুর যাচ্ছিল, রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট, গাড়ি পাল্টে খেয়ে গেছে। কোথাকার বাসিন্দা ছিল তারা? আমাদের আমারপুরতে ছিল। হ্যাঁ, মানে পরানপুর রাজাপাড়া। হ্যাঁ,
তার মধ্যে একজন ডেথ সঙ্গে সঙ্গে। কজন গাড়িতে 30 মতো ছিল, 30 জন মতো, 30-40 তার মধ্যে 4 জন মালদা রেফার হয়েছে। টোটাল 30 জনের মধ্যে প্রায় 5-6 জন সিরিয়াস মালদা রেফার করা হয়েছে, একজন মারা গেছে। আচ্ছা, কীভাবে হলো ঘটনাটা, কারোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে? না, এটা অবস্থা ওটাকে আমরা এতদিন খবর পেলাম যে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আসলাম, গাড়ির চালক পলাতক? হ্যাঁ, গাড়ি চালক। সকালবেলা খবর পেলাম যে আমাদের আড়াডাঙ্গা কাজী রোডে একটা ম্যাক্সি উল্টে গেছে পুরোপুরি। সেটা পরানপুর থেকে আপনার পিরানাপে যাচ্ছিল। সেখানে 40-50 জন যাত্রী ছিল, তার মধ্যে 16-17 জনকে মালদা রেফার করা হয়েছে। বাকি পেশেন্টগুলো আড়াঙ্গা হসপিটালে রয়েছে এবং তার মধ্যে একজন মোহাম্মদ দাস বলে একজন মারা গেছে, বাকিগুলো গুরুতর আহত রয়েছে। আমাদের আড়াঙ্গা হসপিটালের ডাক্তারবাবু যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন, তার পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। কীভাবে হলো এই ঘটনাটা জানতে? সেটা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না, যেহেতু ড্রাইভার 8 ক্লাসে পলাতক রয়েছে। অনেকের ধারণা যে হয়তো কোনো কিছু ভেঙে উল্টে গেছে, সম্ভব কনফার্ম ঠিক বলতে পারছে না। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল সালাম। নাদাপাড়া থেকে বেশ কিছু জন লোক পুরামাপির খাসি মানত ছিল, খাসি দেওয়ার জন্য যেতে যেতে মির্জাপুর স্ট্যান্ড পার হয়ে কাজী রোড স্ট্যান্ডে ম্যাক্সিটা হঠাৎ রাস্তা খারাপের জন্য ব্রেক জাম্প হয়ে ব্রেক মারে, ড্রাইভার ব্রেক মারার পরে গাড়িটা পাল্টি খেয়ে 4 চাকা রোডের উপরে। এই অবস্থাতে এখন একজন মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম হচ্ছে পঙ্কজ দাস, ডাক নাম ভম্বল। আরও 5-6 জন, আর মোটামুটি 30 থেকে 40 জন इंजर्ड है। दुनिया में 24 घंटे में 6.72 लाख कोरोना वायरस केसेस आए सामने। 13,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। अब तक कुल 8 करोड़ लोग संक्रमित। कोरोना महामारी का कहर अभी भी जारी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 6.72 लाख नए मामले सामने आए और 13,291 संक्रमितों की जान चली गई। 17 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.38 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,783 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद ब्राजील, मेक्सिको, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, रूस, पोलैंड, साउथ अफ्रीका में मौतों का सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,90,00,000 के पार पहुंच चुका है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 17,36,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी। हालांकि 5,56,00,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल 8 करोड़ में से 2,16,00,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं, उनका इलाज चल रहा है। देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम आए कोरोना केसेस। 24 घंटे में 29,000 लोग हुए ठीक। 312 लोगों की 24 घंटे में गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम कोरोना मामले सामने आए और लगातार 13वें दिन 30,000 से कम केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 24,712 नए मामले सामने आए तथा 312 लोगों की मौतें हुई। अच्छी बात है कि बीते दिन 29,791 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,40,756 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 3 लाख के करीब हो चुकी है। अब तक कुल 96,93,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक 23 दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 16 करोड़ 53 लाख कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।